हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 200 प्लस शुद्ध बायोलॉजी का प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को चुन चुन कर यहाँ कंपाइल किया गया है, ताकि आप लोग को आने वाले एग्जामों में सहूलियत हो। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और खास करके बिहार पुलिस के जो विद्यार्थी उनका एग्जाम होने वाला है वो जरूर देखेंगे इसको, क्योंकि बिहार पुलिस में 30 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। वहीं अगर देखा जाए आलू आलू में आलू में है यह 48। आलू चिंपांजी चिंपांजी में भी 48 है। और एक और है तंबाकू तंबाकू वहां भी 48 है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और इस तरह से एक ट्रिक भी है, अचित 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 नाम से एक ट्रिक है, जिसमें आप लोग 48 के याद रख सकते हैं। अचित में 48 है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की पौधे की कोशिका भित्ति सेल वाल के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यह है कैल्शियम। कैल्शियम जो है पौधे की इसमें निर्माता, आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किसी जीव का भौतिक आधार माना जाता है, किसी जीव का भौतिक आधार माना जाता है, तो है आपका जीव द्रव। जीव द्रव भौतिक आधार माना जाता है किसी जीव का। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? तो यह है प्लीहा में। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके मध्य होता है? तो यह है जीव द्रव। जीव द्रव एक इंपोर्टेंट तंतु है आपका सेल का। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? तो यह है गोल्जी का है, और ये या फिर गोल्जी बॉडी। और इसका खोज गोल्जी महोदय ने किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किस जीव का है? तो यह है शुतुरमुर्ग के अंडे की। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का है। और सबसे छोटी कोशिका तो ये आपका है स्पर्म का। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी का है? तो यह है ओवम, अंडाणु का है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तो यह है ओवम, यानी अंडाणु का सबसे बड़ा कोशिका है। और वहीं अगर विश्व में कहा जाए तो यह है आपका शुतुरमुर्ग का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, वो है आपका स्पर्म का। सबसे सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है? तो यह है कार्लेपा, यानी करलेपा टैक्सीफोलिया याद रखिएगा। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ आ गया आपका शुक्राणु, स्पर्म का, याद रखिएगा। और बड़ा कहा जाए तो अंडाणु का है। शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है? तो अंडवाहिनी में। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? मानव शरीर, ये आप लोग याद रखिए, देख लिया, प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोटीन की कमी के कारण कई सारे रोग होता है। मरासमस होता है, मरासमस मरासमस क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी के होने का कारण मुख्य रूप से है कुपोषण होता है इसके कमी से। और मुख्य रूप से इसके दो बीमारी है जो बच्चे में होता है, मरासमस और क्वाशियोरकर, जो बच्चे में होता है, और ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। तो आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है दूध। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध है। इसके अलावा आपका गाजर है और बहुत सारे फल हैं जो विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। शरीर में शरीर में मौजूद त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधों का काम करता है, यानी ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है? तो यह है वसा। वसा इस तरह का काम करता है। प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो यह है मूंगफली। मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वहीं प्रोटीन की बात किया जाए तो दलिया यानी दलहन पदार्थ में भी सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो यह आपका विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफिरॉल। और इसके कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स, जो बच्चे में होते हैं रिकेट्स। और बड़ों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बच्चे में होता है रिकेट्स रिकेट्स और बड़ों में होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आप लोग याद रखिए। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो ये आपका ट्रिप्सिन। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना
ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये होता है 70 ग्राम। और ये प्रोटीन कहाँ से पूरा होगा, तो आपका होगा सोयाबीन से होगा, दलहन से होगा, और कई मांस से भी प्राप्त होता है प्रोटीन, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है आपका मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, तो यह है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन की क्रिया होती है। मांस की तुलना में मछली का सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो यह बहु असंतृप्त वसा अम्ल यानी मल्टी अनसैचुरेटेड फैटेड एसिड के कारण मछली में ये सब बहुत मात्रा में होता है, इसलिए आसानी से पचाया जाता है मांस के अपेक्षा। शरीर में कौन सा तत्व अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, तो यह है फास्फोरस। आप लोग याद रखिएगा, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, तो आपका रेनिन है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो ये आपका है यकृत लीवर में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो ये आपका प्रोटीन है। याद रखिएगा आप लोग, पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो ये लोहा के आयरन। इसलिए कहा जाता है कि आंख को सुरक्षित रखना है या तो शरीर में ब्लड बनाए रखना है, तो पालक के पत्ते खाना चाहिए। पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सी। याद रखिएगा, विटामिन सी पपीता में कौन सा, सॉरी ये गलत लिख दिया है, पपीता में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है आपका संतरा में, आंवला में, इसमें ये गलत लिख दिया है। विटामिन पपीता में आपका सभी तरह के विटामिन पाया जाता है, और विटामिन ए अधिक पाया जाता है। सभी तरह के विटामिन इसमें पाया जाता है, ना कि सिर्फ विटामिन सी। विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको पाया जाता है संतरे में और आंवला में। खट्टे रसीले पदार्थ में, फल में सबसे अधिक विटामिन सी पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है, तो यह है आपका कैरोटीन। और नाखून में भी कैरोटीन पाया जाता है, और गाजर गाजर का पीलापन भी कैरोटीन के कारण होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रोटीन का अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ से पाई जाती है, तो ये सोयाबीन से। और दलहन दलहन आदि से भी पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, दलहन यानी दाल से। अल्फा कैरेटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो त्वचा। याद रखिएगा, त्वचा में। दूध का श्वेत रंग किस प्रोटीन के उपस्थिति के कारण होता है, तो ये कैसिन। याद रखिएगा। और हल्का पीलापन किस कारण होता है, तो कैसिन। याद रखिएगा। विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, तो ये संतरा और आंवला में। रसीले फल में सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा होता है, खट्टे रसीले फल में। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, विटामिन डी का और विटामिन बी3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन डी का क्या नाम है, तो कैल्सीफेरॉल है। इसके कमी से कौन कौन रोग होता है, तो आपका रिकेट्स होता है बच्चों में, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बड़ों में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन बी सिक्स। और विटामिन बी सिक्स के कारण ही, कमी या बेसी के कारण ही बाल का समस्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। बासमती के चावल पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं, इमाइलेज की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी सब्जियों में मुख्यतः क्या प्राप्त होती है, तो विटामिन। हरी सब्जी मुख्यतः विटामिन प्राप्त होती है। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत। हेपेटाइटिस मानव शरीर को यकृत के प्रभावित करता है, आप लोग याद रखिएगा। वह, और ये जल दूषित बीमारी, एक तरह का जल दूषित बीमारी है। वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, क्या कहलाता है, विटामिन। किसे किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह है राइजोबियम, एजोला और नीलहरित शैवाल। इसका अर्थ ये राइजोबियम होता है जो दलहनी पौधे के जड़ में होता है, और ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजीकरण करता है। ये तीनों पौधा जो है, जो नाइट्रोजनीकरण करता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के पौधों को नाइट्रोजन खाद के रूप में प्रदान करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। वेवी आई क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। और एक और शैवाल के कारण उस सागर का नाम रखा हुआ है, और आपका है सरगासो सागर। सरगासो सरगासो सी, इसका नाम भी सरगासो सी है, जो अटलांटिक महासागर में है, अमेरिका और यूरोप के बीच में है, तो इसका नाम भी सरगासो नामक शैवाल के कारण ही पड़ा है, तो आप लोग याद रखिएगा।
अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? तो ये है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष यात्री इसे अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं ताकि वहां पर ऑक्सीजन मिल सके और भोजन भी इससे प्राप्त किया जाता है। वृक्षों के छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो यह है कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। कोर्टिकोलस किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो यह कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवकों द्वारा संचित रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। गोबर पर उगने वाला कवक फंगी को क्या कहते हैं? तो यह है क्रोपोफिल। कोप्रोफिल कहते हैं, कोप्रोफिल कहते हैं। तो आप लोग याद रखें कोप्रोफिलस। एर्गोट जो एक प्रकार का कवक है। और राई राई पर चढ़ता है, किससे प्राप्त होता है? तो यह है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। आप लोग याद रखिएगा। आलू का संकरण आलू का संक्रमण लेट ब्लाइंट किससे उत्पन्न होता है? तो यह है आपका फाइटोफोरस फाइटोफोरस इन्फेंटेनस द्वारा एक तरह का ये कवक है जो इस आलू में समस्या उत्पन्न करता है। कैसिमीरी फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो आपका है विटामिन। फंक सीधा सीधा याद रखिएगा, कैसिमीरी छोड़िए, आपको फंक याद रखना है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाक्वालामिन याद है आपको, याद रखिएगा, साइनाक्वालामिन याद रखिएगा। विटामिन ए का क्या नाम है? तो रेटिनॉल है, याद रखिएगा। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि में कमी और कार्निया संबंधी रोग उत्पन्न होता है? तो ये आपका है विटामिन ए। तभी आंख के समस्या से बचने के लिए विटामिन ए के सेवन का सलाह दी जाती है। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी शरीर में तो घाव भरने में देर हो सकती है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये आपका है विटामिन बी टू है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो आपका बी और सी। और वहीं वसा में घुलनशील का है वसा में। तो आपको याद रखना एक ट्रिक है, एडेक, ए ए डे ए सॉरी ये तो यहाँ है के, एडेक याद रखिएगा, ADEK एडेक। एडेक है जो वसा में घुलनशील है, आपको याद रखिएगा। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो यह विटामिन B3 के कारण। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो आपका विटामिन के। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है विटामिन के की आवश्यकता है। और इसका नाम है फिलोक्विनोन, इसका नाम है, याद रखिएगा, इसका ये नाम है। और इसका खोज किया था डेनिस वैज्ञानिक ने किया था 1930 में। और इसका नाम क्या है? फिलोक्विनोन, आप याद रखिएगा। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, एडेक, ADEK, ये वसा में घुलनशील है। और जल में कौन सा है? तो BC जल में घुलनशील है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1, इसलिए थायमिन इसका नाम है, इसलिए इसको कहा जाता है थायमिन। और इसीलिए कहा जाता है कि अनाज को छिलका युक्त खाना चाहिए, छिलका हटा के नहीं खाना चाहिए। किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना भी कम हो जाती है? तो यह रेशे युक्त भोजन, फाइबर रिच फूड खाने से आपका पाचन भी ठीक होता है और कई समस्या से बच भी जाते हैं, इसलिए फाइबर युक्त भोजन की सलाह दी जाती है। कौन सा कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो यह है मैग्नीशियम है जो किडनी में पथरी बनने से रोकता है। और ये आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। मसूरों में सूजन तथा रक्त का आना किस विटामिन की कमी कारण है? तो विटामिन सी की कमी कारण है मसूरों में सूजन आना। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह आंवला। स्कर्वी से बचाने के लिए आंवला खाइए आप लोग। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन किस अनुपात में होनी चाहिए? तो पोषक तत्व और प्रोटीन के किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/2 भाग आपका होना चाहिए। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/4। किसकी कमी से क्रिएटिनिज्म यानी मंद बुद्धि और बौनापन रोग हो जाता है? तो आयोडीन के कारण आपका हो जाता है मंद बुद्धि और बौनापन। किस विटामिन के कमी के कारण किस विटामिन कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। और
वहीं इस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनिन नाम है इसका, याद रखिएगा। किस विटामिन का काम यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है? तो विटामिन के है, और विटामिन रक्त के थाका बनाने में आवश्यक है, याद रखिएगा। इसका नाम है फिलोक्विनोन, इसका नाम है, याद रखिएगा। किस विटामिन का काम जनन क्षमता में वृद्धि और पेशीय पेशीय क्रियाशीलता में वृद्धि करता है? तो विटामिन ई, और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। एपिथीलियम स्तरों की वृद्धि और विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए। किस विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग हो जाता है, यानी ऑस्टियोमलेशिया होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है, याद रखिएगा। और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, और रिकेट्स भी होता है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। विटामिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पैराडॉक्सिन नाम है, और ये बाल संबंधित विकार के लिए जिम्मेदार है ये। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है फोलिक एसिड, याद रखिएगा। और ये आयरन शरीर में कई सारे संबंध, और सेब में अधिकतर पाया जाता है फोलिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका है पैंथोनिक एसिड। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। इस तरह से विटामिन का आपका बी का लगभग सारा नाम याद हो जाना चाहिए। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लोविन। आपका टेकोफिल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका ई है, विटामिन ई का टेकोफिल नाम है, आपको याद रखिएगा। और फिलोक्विनिन किसका नाम है? तो विटामिन के का नाम है फिलोक्विनिन, याद रखिएगा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका डी है, कैल्सीफेरॉल, ये भी याद रखिएगा। निकोटिनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आपका विटामिन बी3 का नाम है निकोटिनिक एसिड। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो ये आपका जबड़ा। जबड़ा जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये आपका 20 है, याद रखिएगा। 20। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो आपका है मानव मानव विकास के चौथे 5वें सप्ताह में, मानव, याद रखिएगा। मनुष्य में मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तब 12 जोड़ी होती है, ये भी याद रखिएगा। नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, और उनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ मजबूत भाग कौन सा है? तो आपका दंत वलक, इनेमल, दांत का इनेमल सबसे मजबूत शरीर, हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग है। शल्य क्रिया यानी सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ों का प्रतिस्थापन, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी पाई जाती है? तो 12 जोड़ी मनुष्य के शरीर में पसलियां पाई जाती है। कंडरा, कंडरा या अंग्रेजी में टेंडन कहता है, किससे जोड़ता है? तो पेशी को अस्थि से, यानी टेंडन जो है हड्डी को अस्थि से हड्डी को मांस से जोड़ता है, यानी टिश्यू को बोन से जोड़ता है। टिश्यू को बोन से जोड़ता है कौन है? टेंडर या कंडरा हिंदी में कहते हैं, टेंडन अंग्रेजी में। अस्थियो, अस्थियो बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये आपका है ओशिन। ओशिन बोन में प्रोटीन, ओशिन प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक से होता है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है, अस्थियों का निर्माण। शिशुओं में शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300, याद रखिएगा। मज्जा गुहा, मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिका से करती है? तो आपका है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट से होता है आपका मज्जा गुहा, यानी मैरो मैरो कैविटी का निर्माण, और यहीं पे आपका ब्लड का निर्माण होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो आपका है क्रिएटिन, ये नाखून के से संबंधित है। विस्तृत विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। स्नायु, स्नायु किसको जोड़ती है? यानी लिगामेंट। टेंडन तो हम लोग देख लिए कि हड्डी को टिश्यू से जोड़ता है, यानी हड्डी को मांस से जोड़ता है। वहीं लिगामेंट किससे जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? तो लिगामेंट, याद रखिएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। एथलीट फुट, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये आपका है कवक, 2001 में पूछा हुआ, आईएएस में पूछा गया है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में सबसे अधिक होती है, हाथ में अस्थियों की संख्या। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो आपका पनीर, पनीर बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग किया जाता है, और बीएसएससी 2008 में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में।
और सबसे कम किस में होता है? तो आपका होता है बैंगनी में, ये भी याद रखिएगा। पदार्थों पादपों में किस संरचना के कारण द द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो आपका जाइलेम है। जाइलेम के कारण पौधों में जल जाता है और फ्लोएम के कारण पौधों में खाना और लवण पदार्थ जो होता है फ्लोएम के कारण जाता है, जाइलेम के कारण जल जाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो आपका मटर या फिर दलहन पदार्थ जो भी है, जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, ये सब भी उस तरह के काम करते हैं। कृमि खाद क्या है? तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है, यानी वर्मी कंपोस्ट जो गांव में किया जाता है बड़ा बड़ा टब बना करके, तो वो इस तरह का है। ये है आपका कार्बनिक जैव उर्वरक है। ये सस्ता पड़ता है प्लस खेत के लिए बहुत लाभदायक है। खेत में ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है, केमिकल से बच जाता है खेत। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक भी कहा जाता है? तो आंवला है। किस पौधों को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आपका है आंवला। आंवला में तो बहुत सारा गुण है। अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल से, याद रखिएगा। कॉफी पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये आपका बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? उसका कीट तो शहतूत, देसी भाषा में कहें तो तूत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य करते हैं? तो आपका है एब्सेसिन अम्ल या इथाइलिन। एब्सेसिन अम्ल या इथाइलिन जो पौधों की वृद्धि में रोकता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है भूमि की एक मिनट का, हाँ क्यों नहीं चल रहा बाबा? हाँ, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन से आते हैं? आपका है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन। थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन जो भूमि की उर्वरता को घटा देता है। किस समूह के पौधों को जीव चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो यह ट्रेडोफाइटस। अगला प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण के सूचक के कौन सा है? तो एलाइकेन है। लाइकेन है जो वायु प्रदूषण का सूचक है, यानी जहां पे वायु प्रदूषण नहीं होता है वहां पर ये होते हैं। अगला प्रश्न है, एफ्लाविस किससे बनता है? तो यह कवक से बनता है। प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तो ये तना है। वहीं आलू भी, आलू हो गया, तना हो गया। उसके बाद से आपका हो गया शकरकंद। शकरकंद 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 हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया और प्याज हो गया। तो इस सब का हम लोग तना खाते हैं। वहीं गाजर गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब का हम लोग जड़ खाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, प्याज के किस भाग को खाते हैं? तो तना के। अगला प्रश्न है, कौन सा मरुदुभिद डेजर्ट पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये है आपका एकेसिया। अगला प्रश्न है, नागफनी पौधों में पत्तियों किसमें रूपांतरित होती है? तो ये आपका कांटों में। नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित रहती है। म्यूकस म्यूकस पेनिसिलियम राइजोपस और एगेरिकस में कौन सा खाने योग्य कवक है? तो यह आपका एगेरिकस है, ये खाने योग्य कवक है। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो वैक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? आपका वैक्समैन, याद रखिएगा। टिक्का रोग किससे होता है? तो आपका है किसमें होता है? तो आपका मूंगफली में टिक्का रोग होता है, आप लोग याद रखिएगा। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपका कवक द्वारा गन्ने का लाल सड़न उत्पन्न होता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस को किसमें से निकाला जाता है? तो लाइकेन से लिटमस को निकाला जाता है और ये शुद्धि नापने के लिए काम आता है आपका लिटमस से। कई से तत्व उत्पाद है जिसका शुद्धता नापना है, तो वहां पर लिटमस का प्रयोग किया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि लिटमस जांच होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कैविटी कौन सी है? तो आपका है कोलम या है स्प्लैंक्निक गुहा। कोलन या स्प्लैंक्निक गुहा, याद रखिएगा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला द्वारा यानी पुनः इसका भरण किया जाता है। तो क्यूबियोइडल इपिथेलियम, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है?
तो आपका है जिसे जिसे स्टेपिज भी कहा जाता है, तो ये आपका है कान में, स्टेपिज कान में पाया जाता है। अब मानव शरीर का सबसे बड़ी बड़ी कहाँ पाई थी? तो आपका है जांघ में। जांघ में पाई थी मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी। श्वसन के दौरान बाहर निकाली वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो आपका होता है 4%। वहीं वहीं लिया गया कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 0.03, 4 या 5% ये रख सकते हैं। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से सांस करता है, श्वसन करता है? तो त्वचा से। शीत 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 निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो आपका है त्वचा से। याद रखिएगा, शीत निद्रा का अर्थ है कि जब ये लंबे समय के लिए सो जाता है, यानी अपना ऊर्जा बचाने के लिए कई सा जीव है जो लंबे समय के लिए सोता है, तो उसे शीत निद्रा कहता है। ऑक्सी ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण क्या होता है? तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अवयवी श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो सीओटी और पायरुविक एसिड। सीओटी और पायरुविक एसिड याद रखिएगा। लार लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो आपका है स्टार्च। लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो आपका एटीपी। एक एटीपी और एक एटीपी में आपका 38 ऊर्जा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा आप लोग, ऊर्जा उत्पन्न होता है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु कम कम संघनित होता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन द्वारा। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा। और यहाँ शुद्ध रक्त था तो यह पल्मोनरी वेन द्वारा। किण्वन 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 अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुई पास्चर ने। दूध का पाश्चीकृत इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आपको है गैनोंग रेस्पिरेटरी मीटर। याद रखिएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो हाइपोक्सिया कहलाता है। हाइपोक्सिया या अनक्सिया, दोनों में से कोई कर सकता है। हाइपोक्सिया, अनक्सिया, जिससे चक्कर उकर आ जाता है। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा। मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिगेटा किया जाता है, ऑब्लिगेटा द्वारा किया जाता है। क्रेब चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ये आपका 24 दिया हुआ है, जबकि 38 होता है। याद रखिएगा, ये आपका जरूरी क्वेश्चन है जो आपको याद रख। आगे हम लोग देखेंगे किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाता है? तो यह ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। तो प्रश्न आप लोग देखिएगा और इसका उत्तर है। आगे हम लोग देखेंगे एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन की औसतन कितनी होती है? तो मिनट में 72 बार मिनट धड़कता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो आपका है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो आपका सिक्रेटिन याद रखिएगा आप लोग। पीत का सामान्य शरीर के किस भाग में होता है? तो आपका आकृति में होता है। पीत का निर्माण सामान्यतः आकृति में होता है। और लगभग आकृति जो हमारा शरीर का समझे फैक्ट्री है, यहीं पर जो भी भला बुरा जो भी बनना है यहीं बनता है। याद रखिए आपको। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये आपका टाइलिन है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो आपका पीत बाइल है। याद रखिएगा, पीत बाइल है। और यही यहाँ पर लीवर आकृति में निर्माण होता है। आप लोग देखें हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो आपका ग्लाइकोजन के रूप में। और जब कमी होता है तो इसका तोड़ करके इसको ग्लूकोज में बदल जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आग्नाशय है। आप लोग याद रखिएगा। लार का सबसे बड़ा और सबसे पहला, अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आग्नाशय है तो पहला बड़ा
सबसे बड़ी दूसरी हो गया अग्नस और प्रथम हो गया आपका लीवर। लीवर है जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 होता है और पीएच का स्केल होता है आपका 0 से 7 तक, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पीलिया रोग में लीवर प्रभावित होता है। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। वैसे मछली के यकृत में तेल में विटामिन डी पाया जाता है। वैसे मछली के यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रचुर मात्रा में कहा गया तो विटामिन ए पाया जाता है, याद रखिएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका के किस अंग से उपस्थित होता है? तो आग्नाशय से, याद रखिएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिका किस किस में उपस्थित होता है? तो आग्नाशय में, याद रखिएगा। मानव शरीर की किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावन होता है? तो आग्नाशय से, याद रखिएगा। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रहण किया जाता है? तो ये आपका होगा फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, जो विटामिन के निर्माण में आवश्यक है, और ये विटामिन के आपका रक्त की थक्का बनाने में बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यकृत यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को भोजन से रोकता है? रक्त को भोजन से रोकता है तो हिपेरिन। रक्त को शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, सॉरी दोस्तों, रक्त को जमने से रोकता है तो कौन सा है? तो हिपेरिन है। और जमने के लिए सहायक कौन सा है? तो प्रोथ्रोम्बिन है। और रोकता कौन सा है? तो हिपेरिन है। अगर हिपेरिन ना होता तो रक्त हमारे शरीर के अंदर ही जम जाता, लेकिन ये अंदर जमने से रोकता है और बाहर आता है तो आपका ये प्रोथ्रोम्बिक जमा देता है, ताकि ज्यादा रक्त स्रावित ना हो, घाव लगे तो। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो लीवर पे, याद रखिएगा। इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आपका जस्ता है, जिंक है इंसुलिन में सबसे अधिक। ब्लड में कौन सा है? तो आपका है आपका लोहा, याद रखिएगा। मानव शिशु के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है? तो 6 महीना पश्चात। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है? तो मध्यवर्ती इंसाइजर निकलता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक स्तनधारी जीव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो आपका है आपका अग्नाशय। अभी हम लोग देखते हैं अग्नाशय, आमाशय में। और सबसे छोटा कहा जाए तो आपका है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा कहा जाए तो पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ा कहा जाए पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ा का है तो लीवर है, और दूसरा सबसे बड़ा का है तो अग्नाशय है। आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl जो अम्ल है, जो हमारे भोजन द्वारा जीवाणु अंदर जाता है तो उसको वहां पे ये नष्ट करता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो यकृत है, याद रखिएगा। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूप परिपोषका, पूरा पढ़ लेते हैं। हाँ, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिपोषका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में, याद रखिएगा। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो एक आता है आपका सेक्सिक्लोन, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो दिमाग हिल जाता है कि क्या कह रहा है। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रतिरोपण कहाँ किया था? किन्होंने किया था? आपका क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। कहाँ किया था? तो आपका अफ्रीका में किया था। अफ्रीका में किया था, इसलिए आपको याद रखिएगा, अफ्रीका में। क्रिस्टियन बर्नार्ड हृदय प्रतिरोपण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच के कार्य करता है? तो एपिथीलियम ऊतक है जो शरीर के चोट लगने से बचाता है शरीर को। कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो आपका एपिथीलियम टिश्यू, याद रखिएगा। शरीर को गर्म रखने में कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो आपका है वसामय ऊतक, याद रखिएगा। वृद्ध अवस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, याद रखिएगा। ऊंट का कुबर किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? तो आपका है वसामय ऊतक का। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। प्लाज्मा कहाँ होता है? तो ब्लड में। आपका ब्लड में प्लाज्मा होता है, और उसी में प्लाज्मा में जल होता है 90%।
किस ऊतक के नख, खुर और सींग बनते हैं? तो आपका होगा केराटिन से। केराटिन ऊतक से नख, खून ये सब बनता है, यानी नाखून, सींग ये सब बनता है आपका केराटिन ऊतक से। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था और इसी कारण 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, 1968 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका जॉर्ज वेल्ड बीडल और एडवर्ड टेटम, याद रखिएगा ये नाम आपका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस हेनरी क्रिक, सीधा सीधा रखिएगा वाटसन एवं क्रिक, याद रखिएगा। एल्कोहल के निरावीकरण के लिए मानव का कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो यकृत है। डिटॉक्सिक करने के लिए अगर अल्कोहल लेता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? तो आपका है यकृत। मनुष्य के शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त अपोहन, डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून था यहाँ। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि खून को, आपके शरीर के खून को निकाल करके एक मशीन के से गुजार करके फिर से शरीर में डाला जाता है, जिससे रक्त में शुद्धिकरण, अशुद्ध जो तत्व होता है वो बाहर निकाल जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि उस व्यक्ति का किडनी काम नहीं कर रहा होता है। किडनी रोग से ग्रसित व्यक्तियों में डायलिसिस किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक विषाक्त टॉक्सिक उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया। अमोनिया मनुष्य में सबसे अधिक टॉक्सिक पदार्थ है जो उत्सर्जित करता है, और ये मूत्र में होता है। और सबसे अधिक अमोनिया कौन सा जीव उत्सर्जित करता है? तो आपका एवियन है। एवियन अर्थात पक्षी वर्ग जो है सबसे अधिक आपका अमोनिया उत्सर्जित करता है। मानव शरीर में मूत्र, यूरिन की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और एल्डोस्ट्रोन नामक, ये आपका याद रखिएगा, थोड़ा पढ़ने में टेढ़ा है। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है? कौन सा औषधि मूत्र को स्राव को प्रोत्साहित करता है? तो आपका है डायूरेटिक औषधि है जो मूत्र को बार बार लगाता है या प्रोत्साहित करता है मूत्र में। विल्सन, एक मिनट कहाँ चल जाता है, हाँ, विल्सन रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी। विल्सन रोग में किडनी प्रभावित होता है, आप लोग याद रखिएगा। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छा द्वारा। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो आपका कोशिका गुच्छा द्वारा। अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो त्वचा। अमीबा त्वचा के द्वारा उत्सर्जित करता है, वहीं रिक्तिका द्वारा भी। अपोडेटा अपो अर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपका है मेलापिगी नलिकाएं, याद रखिएगा। मेलपिगी नालिकाएं, याद रखिएगा। झींगा मछली में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपका हरित ग्रंथिया से झींगा अपना उत्सर्जन निकालता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। ब्रिक में पथरी यानी किडनी स्टोन किस कारण से बनती है? तो यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट, ये तीन आपका जो है जिम्मेदार है किडनी में स्टोन बनने का। गुर्दे, किडनी में सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहता है? तो आपका नेफ्रॉन कहता है किडनी की कार्यात्मक इकाई को, याद रखिएगा। वहीं मस्तिष्क का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मानव रक्त में यूरिया की मात्रा कब बढ़ जाती है? तो आपका ब्रिक द्वारा ठीक से काम न करने पर यूरेमिया कहा जाता है। अगर ब्रिक यानी किडनी सही से काम नहीं कर रहा है तो मानव शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और इसे कहता है यूरेमिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डायूरेसिस की स्थिति में शरीर में इसका उत्सर्जन बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज की स्थिति में। मूत्र के साथ रक्त आने की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो आपको कहता है हिमाटूरिया कहता है, तो आप लोग याद रखिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बायोलॉजी के 200 प्लस प्रश्न पढ़ाया है, आप लोग देखे हैं। आगे भी मैं इस चैनल पे बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री से संबंधित वीडियो डालते रहूंगा। साइंस क्वेश्चन का बिहार पुलिस का सारा तैयारी करवाऊंगा इस चैनल पे मैं। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आने वाले सभी एग्जामों का मैं वीडियो इस पर डालते रहूंगा, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो। मुझे
पढ़ाने का और पढ़ने का कई सालों का अनुभव है, तो इसका डेफ़िनेटली आप लोग को लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।